हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक फिजिक्स क्लासेस बाय ट्विंसी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर्स, जो बड़ा ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वेक्टर्स देखो क्या होता है। क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो क्वांटिटीज टू टाइप की होती हैं। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी डेफिनेशन सबने पढ़ी हुई है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। लेकिन वेक्टर्स के केस में सिर्फ इतना कह देना सफिशिएंट नहीं है। वो कैसे? देखो, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन इसके अलावा भी क्या चीज, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनकी डायरेक्शन होती हैं फिर भी वो वेक्टर्स नहीं होती। तो इसकी एक और कंडीशन होती है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इट शुड ओबेस वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर्स के एडिशन लॉ को फॉलो करती हो तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 kg बनाना है। ठीक है, अब 2 kg बनाना है तो क्या इसे डिस्क्राइब करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत है कि बनाना कौन से एंगल पे रखे हैं, किस डायरेक्शन में पड़े हैं? ऐसा तो कुछ जरूरत नहीं है। तो जहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो वो क्या होगी? स्केलर। ठीक है, और जहां डायरेक्शन की जरूरत होती है वो होगी वेक्टर। लेकिन उसके साथ ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ऐसा क्यों? अब जैसे करंट की बात करें, मान लो कि करंट यहाँ से आई 4 एम्पियर और ये करंट एंटर हो रही है 2 एम्पियर, तो टोटल करंट जो बाहर निकलेगी वो 4 और 2 ऐड होकर कितनी होगी? 6 एम्पियर। करंट में डायरेक्शन है, लेकिन ये ऐड कैसे हो रही है? स्केलर के वे से। ठीक है, डायरेक्शन होते हुए भी इसको ऐड स्केलर के वे से किया जा रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर ही होगा। ठीक है, ये नेसेसरी है कि अगर वो वेक्टर है, कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन है तो वो वेक्टर हो, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो ये ऐड हुआ, ये कितना बना? 6 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसका जो एडिशन हो रहा है वो स्केलर के वे से हो रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के वे से नहीं हो रहा। तो वेक्टर होने के लिए इन 3 कंडीशंस का होना जरूरी है। उसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को भी फॉलो करती हो। हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, अब जैसे ये देखो कि अगर मान लो पप्पू भाई साहब हैं, वो 4 मीटर तो गए ईस्ट में। ठीक है, 4 मीटर ईस्ट में गए और उसके बाद हम ये कह देते हैं कि 3 मीटर नॉर्थ में गए। तो 4 मीटर ईस्ट गया पप्पू, उसके बाद 3 मीटर कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। तो यहाँ मुझे अगर उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखनी है कि वो कहाँ पे है, तो मैं क्या देखूंगी कि इसका ये इनिशियल पॉइंट था और अब ये फाइनली कहाँ आ गया है? इस पॉइंट पे। ए इसका इनिशियल पॉइंट, अब ये पहुंच के कहाँ आ गया? बी पे। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए हम सीधा 4 और 3 7 नहीं कर सकते। इनको अगर ऐड करना है तो आपको इनके बीच का एंगल भी देखना होगा। यहाँ तो ये सिंपल ऐड हो ही नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो आपको पता है ये 5 आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा। ठीक है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए तो ये ध्यान रखना कि वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो आप स्केलर के वे से ऐड नहीं करके, वेक्टर्स के कुछ लॉज है जो हम पढ़ेंगे उसी वे से इनको ऐड किया जाता है। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर की, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन बनाकर उसके आगे हम एरो बना देते हैं। अब ये इस लाइन की जो लेंथ है वो तो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो एरो साइन है वो इसकी डायरेक्शन को बताता है। तो ये लेंथ तो बताएगी इसके मैग्नीट्यूड को या फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को,
और जो एरो साइन है वो क्या बताता है इसकी डायरेक्शन को। जो इसका एरो वाला साइड है वो तो कहलाता है हेड, और इसे पीछे वाला साइड ये क्या कहलाता है, टेल। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करना है, जैसे ए वेक्टर है तो ए उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा देंगे, इसका मतलब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल लाइन और उसके आगे हम एरो का साइन लगा देते हैं। एरो हेड को डिनोट कर रहा है और पीछे जो लाइन का ये साइड है ये टेल को रिप्रेजेंट करता है। इस लाइन की जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड बताती है और ये एरो साइन इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वे से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको टू वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है तो या तो उसे आप टेल से टेल मिला लीजिए या हेड से हेड। तो टेल से टेल या हेड से हेड मिलाएंगे तो आपको एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल मान लो ये 60 डिग्री है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इनके बीच का एंगल क्या है, 60, क्योंकि यहाँ पे टेल से टेल मिली हुई है। अब यहाँ देखो, अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब ये एंगल मान लो ये 60 है, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60। बट यहाँ आप गलत हो, क्यों, क्योंकि यहाँ ना तो टेल से टेल मिल रही है ना हेड से टेल मिल रहा है, तो वो नहीं होगा एंगल। अगर आपको टू वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है तो आपको टेल से टेल या हेड से हेड, उसके लिए आप वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि जब आप हेड से हेड और टेल से टेल मिलाएंगे तो पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो अनचेंज रहती है। जैसे ये अगर वेक्टर था ए वेक्टर और इसी को मैं पैरेलल यहाँ शिफ्ट कर दूं तो इसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वेक्टर चेंज नहीं होगा। सेकेंड थिंग, अगर किसी वेक्टर को 2 पाई एंगल से अगर आप रोटेट कर देते हो तो भी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आ गया टेल से टेल हेड से हेड एंगल 60 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो बी को, ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये टोटल 180 होता है, तो यहाँ कितना आ गया, ये 120। तो पैरेलल शिफ्ट करने पर ए और बी के बीच का, अब यहाँ टेल से टेल मिल रही है तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ। ठीक है, तो इस वे से आप टू वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं जनरली। टाइप्स ऑफ वेक्टर सिंपल है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है, सिर्फ आपको हल्की हल्की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ वेक्टर्स में अगर मैं पहले कहूँ इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड और वैल्यू दोनों इक्वल हो, यानी मैग्नीट्यूड तो जिनका हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो तो वो होते हैं इक्वल। जैसे कोई वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट। ठीक है, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, वो भी दे दिया मान लो कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट। तो ये दोनों वेक्टर तो इक्वल हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ आप ये भी ध्यान रखना यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे न्यूटन लिख दूं कि 2 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट, तो क्या ए और बी सेम होंगे, नहीं होंगे। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तो ए वेक्टर इक्वल होगा बी वेक्टर के जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे मॉड ऑफ ए, तो इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वल वेक्टर्स हो गए। सेकंड थिंग हम आते हैं सेकंड पे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो जीरो हो, यानी कि जिनकी वैल्यू नहीं होती, मैग्नीट्यूड जीरो, एंड विच हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, लेकिन जिनकी डायरेक्शन क्या हो, आर्बिट्रेरी हो, अपनी इच्छा से ले सकते हैं। इनका जो यूज है वो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है कि जैसे ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी वेक्टर, थर्ड वेक्टर आता है, हम आगे पढ़ेंगे तो वहां इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिनकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। थर्ड अगर हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की, नाम से ही पता चल रहा है कोलिनियर कौन से होंगे, जो एक ही लाइन पे हों। जैसे ये वेक्टर है ए वेक्टर
और दूसरा बी वेक्टर भी इसी लाइन पे है, तो ये क्या होगा, कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर्स वो होंगे जो एक ही लाइन पे एक्ट हो रहे हों। एक होते हैं कोप्लैनर वेक्टर्स। कोप्लैनर्स, अब नाम से पता चल रहा है कि प्लैनर यानी कि प्लेन में हो, तो जो सेम प्लेन में लाई करते हो, लाइन सेम प्लेन, वो क्या होते हैं, कोप्लैनर। कोप्लैनर में आप ध्यान रखना, कोई भी टू वेक्टर्स अगर कोप्लैनर होंगे ही होंगे। वो तो अगर दो वेक्टर्स की बात करें, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड को अगर आप प्लेन मानो, तो ये जो टू वेक्टर्स है इनको आप कैसे भी प्लेस कर लो, तो ये क्या होंगे, कोप्लैनर होंगे। थ्री वेक्टर्स कोप्लैनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन टू वेक्टर्स हमेशा क्या होंगे, कोप्लैनर होंगे। ठीक है, एक हम बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर क्या होते हैं, जिनका जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, विच इंटरसेक्ट एट द कॉमन पॉइंट। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, वो क्या होते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर होते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो सेम होगा, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। रिप्रेजेंट करना है मुझे, ये तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ए बी सी, तो ये क्या होंगे, कॉनकरेंट होंगे। और आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन की, अगर हम बात करें कि ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है। अब इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो ये भी क्या होगा, कॉनकरेंट वेक्टर होगा। ठीक है, ये होता है कॉनकरेंट वेक्टर। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स में, सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यानी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। आपको पता है मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखा जाता है, तो जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो एक्स एक्सिस के लिए हम यहाँ पे लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, जेड एक्सिस के लिए के कैप। तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और इनका मैग्नीट्यूड क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स किस लिए यूज करते हैं, किसी भी वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज होता है। अगर किसी वेक्टर को बताना है, तो वेक्टर को बताने के लिए एक तो आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लिखते हो आप मोड ऑफ ए से, डायरेक्शन क्या लिखते हो, ए कैप से। ठीक है, तो यहाँ आ गया इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन के जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मोड ऑफ ए से भी लिखते हैं, या आप ओनली ए लिख दोगे, ऊपर एरो नहीं लगाओगे, तो इसका मतलब वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास कि ए कैप क्या हो गया, ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए हो गया। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा कि अगर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या कर दे, अपोजिट कर दे, तो वो कहलाता है उसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे तो वो होगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ऐसे हम लेते हैं पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स वो होंगे जिनके बीच का एंगल 0 हो। ठीक है, थीटा 0 हो तो वो क्या होंगे, पैरेलल। और जिनके बीच का एंगल थीटा पाई हो, यानी 180 डिग्री हो, तो वो क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, देखो इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम था। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमने पढ़े टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर स्टडी करेंगे, वेक्टर्स कंप्लीट कर देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कंपटीशन वे से ही स्टडी करेंगे, आपको खूब सारे क्वेश्चंस मिलेंगे पढ़ने के लिए, बस आप साथ साथ पढ़ते जाइए। थैंक यू।